हमारे गाँव में कहा जाता था कि अगर कोई बहुत बड़ा चूहा किसी इंसान को खा जाए तो वह उसी इंसान का रूप लेकर उसके घर में रहने लगता है। मुझे ये बात हमेशा झूठ लगती थी, लेकिन जिस रात मैंने अपनी परदादी के पीछे एक लंबी चूहे की पूंछ देखी, उस रात मेरी पूरी दुनिया बदल गई। उस रात मैं पेशाब करने के लिए उठा था, तभी मैंने देखा कि मेरी परदादी चुके से अनाज के मटके के पास खड़ी थी। घर में अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वह मटके का ढक्कन खोल रही है। तभी एक के बाद एक बहुत सारे मोटे चूहे हमारे अनाज के मटके में घुसने लगे। सारे चूहे खुशी खुशी अनाज खाने लगे। मैं सोच ही रहा था कि जाकर पूछूं कि परदादी क्या कर रही है। तभी मेरी नजर उनकी कमर पर पड़ी। वहाँ एक लंबी सी चूहे की पूंछ लटक रही थी। मैं डर के मारे कांप गया। मुझे लगा मेरी परदादी कोई चूहे का राक्षस बन गई है। मैं भागने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर से आवाज हो गई। परदादी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मैं घबराकर पास रखे खाली घड़े में छिप गया। वह इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे किसी के होने का शक हो गया हो। फिर उसने चूहों की तरफ धीरे से आवाज की और सारे चूहे मटके से निकलकर भाग गए। कुछ ही पल में रसोई बिल्कुल खाली हो गई। परदादी के जाने के करीब आधे घंटे बाद मैं डरते डरते अपने कमरे में वापस आया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मेरी दादी की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने कहा, दादी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन शायद आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। दादी बोली, जो कहना है साफ साफ कह। मैंने कहा, मैंने अभी परदादी को देखा था, उनके पीछे चूहे जैसी लंबी पूंछ थी। दादी तुरंत बोली, ऐसी बेकार की बातें मत कर, नहीं तो दादाजी डांटेंगे। मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी बोली, तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, अब चुपचाप सो जा, सुबह होने वाली है। जैसा मैंने सोचा था। दादी ने मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अनाज का मटका देखा तो उनका चेहरा बदल गया। मटके में बहुत सारा अनाज गायब था। तभी मैं भी वहाँ पहुँच गया। दादी घबराकर दादाजी से बोली, घर का बहुत सारा अनाज गायब हो गया है, अब क्या होगा? दादाजी बोले, गाँव में चूहों का आतंक बहुत बढ़ गया है, जरूर चूहे ही अनाज खा गए होंगे। मैं सबको रात वाली बात बताना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं वे मेरी बात पर हंस न दे या मुझे डांट न दे, इसलिए मैं अपने दोस्त मोहन के पास गया। पिछले साल उसके घर में भी चूहों का बहुत आतंक था। लाख कोशिशों के बाद भी चूहे खत्म नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन उसके पिता को खेत में बहुत बड़ा चूहे का बिल मिला। उस बिल के अंदर उन्हें उसकी दादी के कपड़े और चप्पलें मिली। तब उन्हें पता चला कि घर में रहने वाली दादी असली नहीं थी, बल्कि चूहे का राक्षस थी। उसके बाद मोहन के पिता ने उसे मार दिया था और फिर उनके घर में कभी चूहों की परेशानी नहीं हुई। मैंने मोहन को रात की पूरी बात बता दी। वह हैरान होकर बोला, क्या कह रहा है? तेरी परदादी चूहे का राक्षस है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, तेरे घर में भी तो ऐसा हुआ था। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोला, इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना, अगर फिर ये बात की तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि पिछले साल वही हर किसी को अपने पिता की बहादुरी की कहानी सुनाता था, लेकिन अब वह उस घटना का नाम तक नहीं लेना चाहता था। तभी गांव की एक लड़की रानी मेरे पास आई और बोली, भैया मोहन से नाराज मत होना, उसके पिताजी ने उसे बहुत डांटा था। उन्होंने कहा था कि अगर वह हर जगह चूहे के राक्षस वाली बात फैलाएगा तो कहीं वह राक्षस वापस आकर उनसे बदला न ले ले। उसकी बात सुनकर मैं और परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मोहन मेरी मदद करेगा। तभी रानी बोली, लेकिन मुझे गांव का एक पुराना तरीका पता है, अगर किसी पर चूहे के राक्षस होने का शक हो तो उसके सामने गरम गरम सूअर की चर्बी के कुरकुरे टुकड़े रख दो, क्योंकि चूहे का राक्षस उनकी खुशबू का लालच नहीं रोक पाता और खुशबू सूंघते ही उसका असली रूप सामने आने लगता है। ये सुनते ही मैं बोला, ठीक है, मैं आज ही ये तरीका आजमाऊंगा। शाम को खाना खाते समय मैंने जानबूझकर सूअर की चर्बी के कुरकुरे टुकड़ों की एक प्लेट बनाई और उसे परदादी के सामने रख दिया। मैंने कहा, परदादी ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। परदादी ने प्लेट को देखते हुए कहा, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, ये कहाँ से लाए हो? तभी मैंने देखा कि उनका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगा अब उनका असली रूप सामने आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा काला चूहा मेज के नीचे से कूदकर ऊपर आ गया और उसने पूरी ताकत से प्लेट को टक्कर मार दी। प्लेट जमीन पर गिरकर टूट गई। उसी समय मेज के नीचे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मेरी छोटी बहन गुड़िया टूटे हुए बर्तन के टुकड़े उठाने की कोशिश कर रही थी और उसकी उंगली कट गई थी, उससे खून निकलने लगा। तभी परदादी बिजली की तरह दौड़ी। उन्होंने गुड़िया को गोद में उठा लिया और उसकी उंगली अपने मुंह में रख ली। मेरी चाची घबराकर गुड़िया को उनसे छीन कर ले गई, लेकिन मैंने साफ देखा कि परदादी अपने लाल रंग के होंठों पर जीभ फेर रही थी, जैसे उन्हें अभी भी खून का स्वाद चाहिए था, क्योंकि चूहे के राक्षस को इंसान का खून बहुत पसंद होता है। उसी रात आधी रात के समय परदादी चुपके से गुड़िया के कमरे में घुस गई। गुड़िया गहरी नींद में सो रही थी। तभी परदादी ने उसकी उंगली पकड़कर उसका खून चूसना शुरू कर दिया। दर्द से गुड़िया जोर से चीख पड़ी और परदादी वहाँ से भाग गई। उसकी चीख सुनकर हम सब दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। गुड़िया रोते हुए बोली, मैंने अभी अभी परदादी को देखा था, वह मेरी उंगली चबा रही थी और मेरा खून पी रही थी। फिर वह खिड़की से बाहर कूद गई। दादाजी तुरंत बोले, बच्चों को अक्सर बुरे सपने आते हैं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? लेकिन मेरी चाची बोली, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, और जब मैं कमरे में आई थी तब मैंने भी खिड़की की तरफ से किसी भारी चीज के कूदने की आवाज सुनी थी। तभी मेरे चाचा बोले, गाँव वाले कहते हैं कि चूहे के राक्षस बूढ़े लोगों का रूप धर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह राक्षस हमारी परदादी बनकर रह रहा हो। ये सुनते ही दादाजी गुस्से से चिल्ला उठे, बकवास बंद करो, तुम्हारी माँ पूरे दिन घर में सबकी नजरों के सामने रहती है, वह चूहे का राक्षस कैसे हो सकती है? तभी दादी की नजर गुड़िया के बिस्तर पर पड़ी। वहाँ परदादी की एक चप्पल पड़ी हुई थी। दादी कांपती आवाज में बोली, अरे ये तो माँ की चप्पल है, अगर वह यहाँ नहीं आई थी तो उनकी चप्पल यहाँ कैसे पहुंची? शायद वह गुड़िया का खून पीने आई थी और जल्दी में भागते समय चप्पल यहीं छूट गई। दादी की ये बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, सिर्फ दादाजी अब भी चुप थे। मैंने हिम्मत करके कहा, दादाजी मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, परदादी चूहे का राक्षस है। दादाजी गुस्से में बोले, एक शब्द और बोला तो थप्पड़ मार दूंगा। तभी मेरे बड़े चाचा बोले, अब बच्चा बड़ा हो गया है, पहले इसकी बात तो सुन लीजिए। दादाजी चुप हो गए। फिर मैंने रसोई वाली रात की पूरी घटना शुरू से आखिर तक सबको बता दी। मेरी बात सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाची बोली, तभी तो मैं सोच रही थी कि घर का इतना अनाज आखिर गायब कैसे हो रहा है, साधारण चूहे तो मटके का ढक्कन भी नहीं खोल सकते। अब समझ आया कि ये सब किसी चूहे के राक्षस का काम है। दूसरे चाचा बोले, और उसने मेरी बेटी का खून पीने की भी कोशिश की, ये बहुत खतरनाक हो चुका है। नहीं, अब हम और
इंतजार नहीं कर सकते। हमें इस खूंखार चूहे के राक्षस का अंत करना ही होगा। दादाजी ने भी आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सबको इतना यकीन है तो आज रात फैसला हो जाएगा। ये सुनते ही मैं भी गुस्से में एक कुल्हाड़ी और सुअर की चर्बी के कुरकुरे टुकड़ों की एक प्लेट उठाकर परदादी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि गांव में कहा जाता था कि अगर चूहे का राक्षस चर्बी खा ले तो उसका असली रूप सामने आ जाता है और फिर उसे मारना आसान हो जाता है। हम सब कमरे में पहुंचे। चाचा ने प्लेट परदादी के सामने रखते हुए कहा, माँ, ये चर्बी खाइए, हमें शक है कि आप चूहे का राक्षस है। परदादी घबराकर बोली, कैसी बातें कर रहे हो, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे दांत अब इतनी सख्त चीज नहीं चबा सकते, ये बच्चों को खिला दो। लेकिन चाचा जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, आज ये आपको ही खानी होगी, अगर आपने नहीं खाई तो हम समझ जाएंगे कि आप सच छिपा रही हैं। परदादी कांपती आवाज में बोली, अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ। फिर उन्होंने प्लेट उठाई। उनकी आंखें अजीब तरह से इधर उधर घूमने लगी और अगले 10 मिनट में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। चाचा परेशान होकर बोले, ये क्या बात हुई, अगर ये चूहे का राक्षस है तो इसका असली रूप क्यों नहीं निकला। तभी दूसरे चाचा बोले, भूल गए क्या, कल रात ये इंसान का खून पी चुका है। गांव वाले कहते हैं कि इंसान का खून पी लेने के बाद चर्बी का असर कम हो जाता है। चाचा गुस्से में बोले, चाहे इसका असली रूप निकले या नहीं, मैं अब इसकी बातों में नहीं आने वाला। फिर उन्होंने परदादी की तरफ देकर कहा, सच सच बता, मेरी माँ कहाँ है, अगर अभी बता देगी तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। परदादी की आंखों में आंसू भर आए। वह रोने लगी और बोली, अरे नालायक, तेरे पिता को मरे हुए कुछ ही साल हुए हैं और तू अपनी ही माँ पर कुल्हाड़ी तान रहा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था? क्या हमारे परिवार में ऐसा बेटा पैदा होना बाकी रह गया था? उनकी बातें सुनकर चाचा का हाथ कांपने लगा। तभी दादी गुस्से से बोली, इसके आंसुओं में मत आना, ये राक्षस बहुत चालाक है, जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक यही नाटक करता रहता है। तुम एक वार करो, फिर देखना ये कैसे सच उगलता है। परदादी बिस्तर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और मेरे परदादा का नाम लेकर सिसकियां भरने लगी। ये देखकर चाचा भी कुछ पल के लिए हिचकिचा गए। दादी ने फिर चिल्लाकर कहा, अब क्या सोच रहे हो, अगर आज इसे नहीं मारा तो कल ये हम सबको मार डालेगा। और याद करो, इसी के आने के बाद से तुम अपने भाइयों से लड़ने लगे हो, पूरा घर बिखर गया है। ये सब इसी राक्षस का खेल है। दादी अब अपना आपा खो चुकी थी। वह परदादी को गालियां देने लगी और चाचा के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर खुद वार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चाचा ने उन्हें रोक लिया। फिर उन्होंने हम सब की तरफ देखकर कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम सब बाहर जाओ, इसका फैसला मैं अकेले करूंगा। इतना कहकर उन्होंने हम सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही पल बाद कमरे के अंदर से परदादी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दादी तुरंत बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वह चूहे का राक्षस ही था। चाची बोली, बिल्कुल ठीक हुआ, कल तो वह हमारी गुड़िया का खून पीने ही वाला था। दूसरे चाचा बोले, अगर वह राक्षस घर में नहीं आता तो असली परदादी भी कभी गायब नहीं होती, सारी मुसीबत उसी की वजह से आई है। थोड़ी देर बाद चाचा कमरे से बाहर निकले और सबके सामने उस राक्षस के शरीर को आग लगा दी। हम सबको लगा कि अब यह डरावना किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगले दिन मैं यह खुशखबरी लेकर अपने दोस्त मोहन के घर पहुंचा। मैंने कहा, मोहन, आखिर हमने उस चूहे के राक्षस को मार डाला। लेकिन मोहन मेरी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, झूठ मत बोल, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने कहा, मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले तो मुझ पर बिजली गिर जाए। तभी अचानक पास में जोर की आवाज हुई। मोहन हंसकर बोला, देखा, अभी से तेरी झूठी कसम का असर शुरू हो गया। मैंने कहा, वह तो सिर्फ इत्तेफाक था। फिर मैंने उससे पूछा, अगर तेरी दादी को भी चूहे के राक्षस ने मारा था तो तू मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करता? तभी मोहन धीरे से बोला, क्योंकि सच ये है कि कोई चूहे का राक्षस था ही नहीं। मेरे पिता ने जो कहानी सबको सुनाई थी वह झूठ थी। तभी उसके पिता भी बाहर आ गए और बोले, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी और आगे से हमारे घर में चूहे के राक्षस का नाम भी मत लेना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह दोनों इस बात से इतना क्यों बच रहे थे। आखिरकार मैं उलझन में ही वहाँ से वापस लौट आया, लेकिन घर पहुँचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आंगन में मेरी परदादी सबके साथ बैठकर बातें कर रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दादाजी, ये क्या हो रहा है? परदादी तो चूहे के राक्षस के कारण गायब हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे वापस आ गई? दादाजी बोले, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल हमने राक्षस को मारा और आज तेरी परदादी वापस लौट आई। परदादी बोली, बेटा, उस राक्षस ने मुझे और गांव की कई बूढ़ी औरतों को एक गुफा में बंद कर रखा था। कल पता नहीं वह कहाँ चला गया। तभी मैं वहाँ से भागकर वापस आ गई। मैं तुम सबको बहुत याद कर रही थी। ये सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ, आप वापस आ गए, अब मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी दादी ने गुस्से से कहा, जरा रुकिए, मुझे इस पूरी बात में कुछ गड़बड़ लग रही है। परदादी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है तेरा? क्या अब मेरा घर वापस आना भी तुझे पसंद नहीं? दादी बोली, नाटक बंद कर, तू फिर से हमें बेवकूफ बनाने आई है। तू वही चूहे का राक्षस है। परदादी गुस्से में बोली, कैसी बेकार बातें कर रही है। तभी दादी चिल्लाई, अब और झूठ मत बोल, तेरी पूंछ बाहर निकल चुकी है। हम सब ने डरते हुए उनकी तरफ देखा और सच में उनकी पीठ के पीछे एक लंबी चूहे जैसी पूंछ लटक रही थी। ये देखते ही घर के सभी लोग डरकर पीछे हट गए। तभी चारों तरफ से सैकड़ों चूहे दौड़ते हुए आंगन में घुस आए। अगले ही पल परदादी का चेहरा बदलने लगा और वह भयानक आवाज में बोली, तुम इंसानों ने मुझे पहचान लिया, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे बच्चों, इन सब पर हमला कर दो। और देखते ही देखते चारों तरफ से चूहों की पूरी सेना हमारी तरफ टूट पड़ी।